हेलो दोस्तों, आई एम आर्यन कश्यप फ्रॉम एनएलयू विशाखापट्टनम। तो आज हम इस वीडियो में क्लैट 2026 के बारे में जानेंगे और बेसिकली जानेंगे कि क्लैट 2026 को अगर हमें एस करना है, क्रैक करना है, तो कौन सी स्ट्रैटेजी, कौन सा माइंडसेट हमारे लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव वे में यूज हो सकता है। और हम सभी जानते हैं कि नोटिफिकेशन निकल चुका है, क्लैट इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 7th of December। तो पहले हम एक पेपर के एसेंस को जानते हैं, क्योंकि क्लैट की जो ऑडियंस है, जो क्लैट बच्चे लिखते हैं, इसमें तीन तरह के बच्चे होते हैं, मेरा मानना है। एक बच्चे वो हैं जो फ्रेशर है, 11-12 के साथ तैयारी कर रहे हैं क्लैट की। दूसरे बच्चे वो हैं जो ड्रॉप लेते हैं, वो क्लैट की तैयारी करते हैं। और तीसरे कैटेगरी के बच्चे वो हैं जो आईआईटी, नीट, ये सब का प्रिपरेशन छोड़ के लॉ के फील्ड में आते हैं। तो वो एक बार क्लैट अटेम्प्ट लेना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि क्या वो ये कॉम्पिटिशन एस कर पाते हैं कि नहीं। तो बेसिकली ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का एसेंस क्या है, सोल ऑफ द एग्जामिनेशन क्या है? सोल ऑफ द एग्जामिनेशन इज योर रीडिंग स्किल एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल। इसके बारे में हम वीडियो में और आगे डिस्कस करेंगे। क्लैट के बारे में आप सभी जानते हैं 5 सेक्शन होते हैं, पर अभी हम आपको ये बताएंगे वीडियो के लास्ट तक कि क्लैट में एक्चुअली सिर्फ 2 सेक्शन होते हैं। We will going to break down the whole paper into 2 sections. First is more of a reading based, second is more of your quantitative and GK. Coming to the next topic कि हमारा पेपर अगर इसको यहाँ sections of CLAT, जैसा हमने पहले कहा कि CLAT में actually 2 sections होते हैं rather than 5। पहला आपका सेक्शन है इंग्लिश, लीगल प्लस लॉजिकल। इन तीनों सेक्शंस में आपको 4 से 5 बड़े-बड़े 500 to 600 वर्ड्स के पैराग्राफ पढ़ने हैं। उसी पैराग्राफ के बेसिस पे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंग्लिश का अगर सेट है तो मोस्ट प्रोबेबली आपसे वोकैबुलरी, मेन पॉइंट ऑफ द पैसेज, समरी ऑफ द पैसेज ऐसा पूछा जाएगा। लॉजिकल रीजनिंग का अगर पैसेज है तो आपको आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग करने, उस पूरे पैसेज का कंक्लूजन क्या है वो पूछा जा सकता है। लीगल लैंग्वेज में आपसे सर्टेन सेट ऑफ रीजनिंग्स, सर्टेन सेट ऑफ लीगल प्रिंसिपल्स दिए जाएंगे। उस प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके आपको ये बताना है, एक सही ऑप्शन चूज करना है कि उन लीगल प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके दिस कुड बी द बेस्ट आंसर। तो जब हम तीनों पैसेजेस, तीनों सेक्शंस को देखते हैं तो एक चीज बहुत ही क्लियरली प्रूव होती है या साबित होती है कि क्लैट का जो एग्जाम है वो एक इंग्लिश बेस्ड कॉम्प्रिहेंशन एग्जाम है। आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, दिस इज द मेन रिक्वायरमेंट। अच्छी नहीं है, अच्छी हो जाएगी, 5 महीने का समय है, यू कैन वर्क ऑन दैट। प्लस कॉम्प्रिहेंशन स्किल, आप पैसेज पढ़ ले रहे हैं, आप पैसेज को स्पीड में पढ़ रहे हैं, पर क्या आप उस स्पीड से उस पैसेज को कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हैं? दिस इज आल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हम लोग पैसेज पढ़ लेते हैं, वी आर रीडिंग, हमारी रीडिंग स्पीड तो बढ़ गई है, पर हम एक्चुअली में कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहे हैं पैसेजेस को। तो रीडिंग के साथ साथ, वो भी स्पीड रीडिंग के साथ साथ आप पैसेज को समझ रहे हैं कि नहीं, वो इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी स्ट्रेटेजीज होती हैं। कुछ बच्चे पहले ही क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उन्हें पता रहता है कि एक्चुअली हमें पैसेज में खोजना क्या है, ताकि उन्हें ये पता चल जाए कि अगर कोई फैक्चुअल चीज मांगी जा रही है तो हमें उस वे में पैसेज को पढ़ते हैं। मेन पॉइंट पूछा जा रहा है, समरी पूछी जा रही है क्या, तो बहुत सारे तरह की स्ट्रेटेजी, वी विल डिस्कस अबाउट दीस स्ट्रेटेजीज व्हेन वी विल बी डिस्कसिंग पर सेक्शन क्या स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं और नहीं कर सकते। तो आपके पास इस हाफ ऑफ द पेपर जो कि 20% मिला के 60% है, which means 120 क्वेश्चंस में से 60 क्वेश्चंस आपको इन तीनों सेक्शन से आएंगे। This is half of your paper and the second half is GK as well as your quantitative aptitude. First we will talk about English. अगर आप क्लैट के पेपर को एनालाइज किए होंगे तो आप लोगों ने पास्ट 5-6 इयर्स में ये देखा होगा कि बहुत सारे वर्ड्स के एंटोनिम, सिनोनिम ऐसे तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, which means कि आपको आपकी वोकैबुलरी बहुत ही अच्छी रखनी है। कमिंग टू द सेकंड पॉइंट,
क्या ग्रामेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? अर्लियर पहले वाले पैटर्न में जब क्लैट के 200 क्वेश्चंस समथिंग पूछे जाते थे, देन दे यूज्ड टू आस्क ग्रामर्स। तो क्या हमें ग्रामर भी पढ़ना है, क्योंकि वो ग्रामर के क्वेश्चंस आजकल के पैटर्न में नहीं है? हाँ, तो इसका आंसर है यस, यू हैव टू स्टडी ग्रामर आल्सो। क्योंकि जब आप ग्रामर पढ़ते हैं तो आप वर्ड्स को समझ के और सही यूजेस ऑफ ग्रामर समझ के आप एक्चुअली डिड्यूस कर सकते हैं कि आपका सही आंसर कौन सा है। ग्रामर आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को बढ़ाएगा। तो ग्रामर भी प्रैक्टिस करना इक्वली इंपॉर्टेंट है जितना वोकैबुलरी पे वर्क करना इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों का सबसे पहला सवाल आता है, भैया हमने तो कभी 10th तक 11 12 कभी भी हमने कोई एक बुक भी नहीं पढ़ा स्कूल की किताबों को छोड़ के, हम अचानक से कैसे इंग्लिश सुधार ले और कैसे हम लंबे लंबे आर्टिकल्स पढ़ने के लिए हैबिचुएटेड हो जाए? तो इसका सीधा साधा आंसर यही है कि अगर आपको क्लैट निकालना है तो देयर इज नो अदर वे बट टू सिट एंड रीड सम क्वालिटी आर्टिकल्स। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये भी है कि जितने भी क्वालिटी आर्टिकल्स हैं दे आर ऑल इजीली अवेलेबल ऑन ओपन सोर्स एनीवेयर इन द प्लेटफॉर्म। आप लाइव लीगल के आर्टिकल्स पढ़ना, आप लाइव लॉ खोल सकते हैं, बार एंड बेंच खोल सकते हैं, लीफलेट खोल सकते हैं, स्क्रोल खोल सकते हैं, प्रिंट खोल सकते हैं। आपको इंग्लिश के पैसेजेस पढ़ना है, हिंदू के पेपर पीडीएफ वर्जन में टेलीग्राम में हर जगह मिलते हैं, आप उसको यूज करके उनका एडिटोरियल पेज पढ़ सकते हैं। आप अगर स्कूल में हैं, लाइब्रेरी में हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस डेफिनेटली आती है, यू कैन एक्चुअली सिट इन 30 मिनट्स एंड सिट एंड रीड दोस आर्टिकल्स और पता कर सकते हैं कि आजकल कॉन्टेम्परेरी वर्ल्ड में चल क्या रहा है। इट्स ऑल अबाउट यू सिटिंग एंड जस्ट रीडिंग द आर्टिकल्स, तभी आपका जाके ये रीडिंग स्पीड इंप्रूव होगा। नाउ अगर किसी को ये लग रहा है कि वो 5 दिन बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ के दिन में 10-10 घंटे सिर्फ बुक्स पढ़ रहा है, सिर्फ आर्टिकल्स पढ़ रहा है, और 6 दिन 5 दिन पढ़ के 6वें दिन वो सोचता है कि उसकी स्पीड कुछ बहुत ही अच्छी हो जाएगी, तो इसका आंसर है नो, ऐसा नहीं होगा। ये एक बहुत ही इवॉल्विंग प्रोसेस है, इसमें समय देना पड़ेगा। अगर आप किसी को भी लगता है कि मैं ये कर लूंगा 3-4 दिन में, बस लंबे लंबे आर्टिकल्स पढ़ूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, मेरी स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी, द आंसर इज नो। कंसिस्टेंट प्रोसेस है, हर तरह के आर्टिकल्स पढ़ने हैं आपको, लीगल पढ़ने हैं, थोड़ा सा फिलोसॉफिकल पढ़ना है, थोड़ा सा कंटेम्पररी पढ़ना है, थोड़ा जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड पढ़ना है, थोड़ा स्पोर्ट्स से रिलेटेड पढ़ना है। हर तरह के आर्टिकल्स का जॉनर है, हर तरह के बुक्स का अपना जॉनर है। हो सकता है कि आप एक ही आर्टिकल जो एक सिर्फ जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड पढ़ रहे हो तो भी आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड ही कोई सारे पैसेजेस आएंगे, या फिर अगर जियोपॉलिटिक्स से भी रिलेटेड कोई पैसेज आया तो वो सिर्फ 1 या 2 पैसेज हो सकते हैं, बाकी पैसेजेस का क्या, आपको जियोपॉलिटिक्स की बहुत अच्छी क्लैरिटी हो सकती है, पर देन द रियल थिंग इज अगला पैसेज फिलोसफी से रिलेटेड हो सकता है, अगला पैसेज पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो सकता है, अपकमिंग इलेक्शंस के बारे में हो सकता है। तो एक दिन में 5-6 दिन पढ़ के कुछ नहीं होने वाला, यू हैव टू स्टार्ट। आप 1 महीना दें, 15 दिन दें, 15 दिन में कुछ इंप्रूवमेंट होगा, 30 डेज दें, 30 डेज में कुछ इंप्रूवमेंट होगा, बट इंप्रूवमेंट होगा। और आपको वैरायटी ऑफ आर्टिकल्स पढ़ने हैं, सिंपल। इफ यू आर ओपनिंग द न्यूज़पेपर, आप पहले एडिटोरियल पढ़ें, एडिटोरियल पढ़ने के बाद आप स्पोर्ट्स आर्टिकल पढ़ें, थोड़ी सी कंटेम्पररी वर्ल्ड में क्या चल रहा है, इंडियन पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है वो पढ़ें, देन यू गो डाउन टू सम वेबसाइट्स लाइव लॉ एंड लाइक स्क्रोल है, प्रिंट है, बहुत सारे हैं, आपको जो मन है वो पढ़ें। आप उनमें से उठा के कोई नेचर बेस्ड एनवायरमेंटल बेस्ड आर्टिकल्स पढ़ें, कुछ पॉलिटिक्स से रिलेटेड पढ़ें, क्या चल रहा है। आप यहाँ पे एक चीज ये भी नोटिस करेंगे इस प्रोसेस में कि आप 15 डेज अगर ये काम कर रहे हैं कंसिस्टेंटली, यू विल एक्चुअली स्टार्ट एंजॉय रीडिंग। रीडिंग का जो मजा है आपको तब मिलना शुरू हो जाएगा जब आप 15 दिन 20 दिन इस आर्टिकल्स पे अपना समय लगाएंगे, अपना बैठ के उसके बारे में सोचेंगे कि एक्चुअली व्हाट दिस आर्टिकल इज ऑल अबाउट, ऑथर क्या कन्वे करना चाहता है, उस आर्टिकल का मेन पॉइंट क्या है, समरी क्या है, कंक्लूजन क्या है, इस आर्गुमेंट, अगर कोई इस आर्टिकल का कोई आर्गुमेंट है तो हम उसको वीक कैसे कर सकते हैं, हम उसे स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं। आप फिर उसके बारे में ऐसे सोचना शुरू करोगे 15-20 दिन के बाद। बट अगेन
एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू व्हाट यू डू। आपको बैठना पड़ेगा और बैठ के आपको नंबर ऑफ आर्टिकल्स पढ़ने पड़ेंगे और अलग अलग जॉनर के, कोई भी एक जॉनर का आर्टिकल नहीं पढ़ेगा। लीगल लैंग्वेज अगेन सेकंड, बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम है कि सर मैं तो साइंस बैकग्राउंड से हूं, सर मैं तो कॉमर्स बैकग्राउंड से हूं, मैंने सडनली डिसाइड किया कि मेरे को क्लैट करना है तो मैं यहां आ गया, मेरे को लीगल लैंग्वेज का कुछ अता पता नहीं है। दूसरे तरह के बच्चे जो कुछ बीए के साथ लीगल कोर्स भी आजकल अवेलेबल है बहुत सारे स्कूल्स में, तो उनके लिए थोड़ा सा बेटर हो सकता है कि वो इंटरप्रेट अच्छे से चीजों को कर ले, पर ऐसा भी कोई खास एडवांटेज किसी को नहीं है। सबके लिए लीगल लैंग्वेज पहली बार इंट्रोड्यूस होता है क्लैट के एग्जाम में। ये सच्चाई है। अगर कोई सोच रहा है कि कोई दूसरे बीए का बच्चा है या कोई दूसरे स्ट्रीम का बच्चा है, कोई लॉ लिया हुआ है साथ में, तो उसको कोई स्पेसिफिक एडवांटेज मिल रहा है, कोई एडवांटेज नहीं मिल रहा है। मैंने भी क्लैट की तैयारी की थी, जिन्होंने लॉ का सब्जेक्ट एडिशन में लेके रखा था बीए के साथ, किसी का नहीं हुआ। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग देम, बट आई एम स्टेटिंग द फैक्ट दैट डजंट गिव्स यू एडवांटेज। सब लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं, आप उसमें कितना समय बिताते हो, कितना मेहनत करते हो, वो चीज आपको आगे लेके जाती है। सो कमिंग टू द लीगल लैंग्वेज, कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं, जैसे थेफ्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, रॉबरी, एक्सटॉर्शन। आप ये सारी चीजों, कुछ लिमिटेड टॉपिक्स हैं, बहुत ही लिमिटेड टॉपिक्स, आपको पहले उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट्स की, एक्सेप्टेंस क्या होता है, ऑफर क्या होता है, ये सारी चीजों की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं कि आप किसी पर्टिकुलर सेक्शन का बेयर एक्ट खरीद लिया, पर्टिकुलर सेक्शन उठा के उन सब के केस लॉज ही याद करने बैठ गए। आई विल टेल यू दैट इज नॉट द राइट वे। वैसा कुछ क्लैट नहीं पूछने वाला। आपसे पूछेगा, बस आपसे ये चेक करेगा, लीगल प्रिंसिपल्स देगा, आप उस लीगल प्रिंसिपल्स को पढ़ पा रहे हो कि नहीं और उनको अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं। दैट इज व्हाट लीगल रीजनिंग सेक्शन इज आस्किंग फ्रॉम यू। आपके नहीं पता कि कौन सा पर्टिकुलर सेक्शन आ जाए, हो ये भी हो सकता है एग्जाम में कि आप कल्पेबल होमिसाइड के बारे में पढ़े हो, थेफ्ट के बारे में पढ़े हो और 10 तरह के लीगल टॉपिक्स पढ़ के रखे हो, पर एक्चुअली पैसेज आ जाए मैरिटल रेप के बारे में, तब आप क्या करिएगा? तभी आपकी एक और स्किल काम आएगी, इंग्लिश वाली, रीडिंग प्लस कॉम्प्रिहेंशन, जिसके लिए आपने एन नंबर ऑफ न्यूज़पेपर पढ़े थे। डेली सुबह उठ के पहला काम किया था, आपने न्यूज़पेपर पढ़ा था। आप अगर मैरिटल रेप के बारे में आ रहा है तो आई एम डैम श्योर कि 6 महीने में, 5 महीने में, 2-3 महीने में अगर कोई आदमी बच्चा सीरियसली तैयारी कर रहा होगा तो उसे कहीं ना कहीं वो मैरिटल रेप के बारे में, सेम सेक्स मैरिज के बारे में, ये सब तो कहीं ना कहीं कुछ आर्टिकल्स पढ़े होंगे। तो आप जितना पढ़ते हो, रीड करते हो, जैसा मैंने पहले बताया, आपको बैठ के पढ़ना होगा, आप उतना ही कंटेम्पररी लीगल सोशल इश्यूज के बारे में अवेयर भी होते हो। तो तभी ये सारी स्किल्स इस पर्टिकुलर सेक्शन में काम आएगी। मैं अभी फिर से बता देना चाहता हूं, अगर आप ये सोच के चल रहे हैं कि आप कुछ लीगल टॉपिक्स आपको बहुत लिमिटेड पढ़ना है पर अच्छे से पढ़ना है, पर ये श्योरिटी नहीं है कि उसी से एग्जैक्टली क्वेश्चंस आएंगे। आपको थोड़ा सा अपना प्रोस्पेक्ट ब्रॉड करना है। आप लाइव लॉ रेगुलरली पढ़ रहे हो तो आपको पता होगा ही कि किस चीज के बारे में। सपोज एक समय था कि राम जन्मभूमि के बारे में बहुत सारे वीडियोस और अपडेट्स आते थे, तो सब लोग पढ़ते थे, तो सब लोग अवेयर रहते थे उस चीज के बारे में। तो अगर आप पढ़ने की आदत लगाएंगे तो आप वैसे भी सारे कंटेम्पररी लीगल इश्यूज के बारे में आप अपडेटेड रहेंगे। कमिंग टू द लॉजिकल रीजनिंग, रीडिंग इसमें भी है, कॉम्प्रिहेंशन इसमें भी है, बस थोड़ा सा ट्विस्ट है। थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि आपको लॉजिकल रीजनिंग थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है कंपेयर टू व्हाट रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन इज। अब ये दोनों सेक्शन को छोड़ के आपको कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चाहिए। जीमेट के बहुत सारे क्वेश्चंस लॉजिकल रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग से बेस्ड इंटरनेट पे फ्रीली अवेलेबल है। क्रिटिकल रीजनिंग के सारे कोर्सेज इफ यू विल सी यूट्यूब पे बहुत सारे, कैसे आर्गुमेंट को स्ट्रॉन्ग करना है, कैसे आर्गुमेंट को वीक करना है, सारे चीजें अवेलेबल है यूट्यूब पे। तो आप पहले उन चीजों, उन टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस को देखें,
उसके बाद जब आप कोई पर्टिकुलर पैसेज पढ़ते हो, अगर आप इंग्लिश के लिए पढ़ रहे हो या लीगल के लिए पढ़ रहे हो, मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं कि आप लीगल और इंग्लिश और जीके के लिए जैसे तैयारी कर रहे हो, साथ साथ लॉजिकल रीजनिंग की भी तैयारी वैसे ही होगी। जैसे आप पैसेज पढ़ते हो तो आप कुछ आर्गुमेंट्स, अगर कोई ऑथर है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट को प्रूव करना चाहता है तो वो पर्टिकुलर पॉइंट को के फैक्ट्स रखता है, कुछ ऐसे आर्गुमेंट्स रखता है जो उस पर्टिकुलर फैक्ट्स को स्ट्रॉन्ग करती हैं, कुछ ऐसे आर्गुमेंट्स रखता है जो हो सकता है कि बहुत वीक हो। तो आप सोच सकते हो जब वो आर्टिकल पढ़ो तो क्या ये आर्गुमेंट इसको स्ट्रॉन्ग कर रहा है कि मेन पॉइंट का जो ऑथर का जो मेन पॉइंट है उस पर्टिकुलर आर्टिकल से, क्या वो स्ट्रॉन्ग हो पा रहा है? द आंसर इज यस, द आंसर इज नो। यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग। तो ये 3 प्रोसेस साथ करने हैं आपको। इंग्लिश रीड करना है, कॉम्प्रिहेंड करना है, बस पैरेलली आप चीजों को सोच भी रहे हो अपने दिमाग में कि ये पर्टिकुलर आर्गुमेंट है तो इसको वीक कैसे करना है, इसका कंक्लूजन क्या हो सकता है, इसका एजम्पशन क्या होता है। ऑथर अगर कोई पर्टिकुलर आर्टिकल लिख रहा है तो अपने मन में क्या एजम्पशन लगा के वो लिख रहा है वो आर्टिकल। तो ये सारी चीजें बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर आप वो सारी चीजें सीख लेते हो, कुछ पर्टिकुलर जीमैट के क्वेश्चंस आप प्रिपेयर करके आप पैसेजेस को इस वे में पढ़ना शुरू करें। तो दिस इज व्हाट आई टोल्ड। सो कमिंग टू द सेकंड हाफ ऑफ द प्रोजेक्ट जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, जीके एंड मैथ्स और इन शॉर्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, दोनों बहुत ही अलग चीजें हैं। एक तो पूरा कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड सारी चीजें पूछी जाती हैं, जीके में भी आपको पैसेजेस मिलेंगे, तो अगर आप उस हाफ पे काम कर रहे हो तो आप जीके के पैसेजेस भी जल्दी जल्दी पढ़ लोगे, ठीक है ना। एवरीथिंग अंडर स्काई इज जीके। कौन पहला राष्ट्रपति था, कौन लास्ट प्रेसिडेंट कौन था बीसीसीआई का, आईसीसी का, फीफा में क्या चल रहा है, कौन फीफा का प्रेसिडेंट है, क्या पॉलिसी डिस्कशन चल रही है, अभी रिसेंटली पार्लियामेंट में क्या डिस्कशन चल रहा है, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में क्या पर्टिकुलर फैक्ट्स हैं, क्या जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर में बहुत ही कॉमन वर्ड हम लोग सुनते आ रहे होंगे, डीजीसीए ने रिक्वेस्ट किया, और बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। तो इन पर्टिकुलर चीजों के बारे में आपसे क्लैट कुछ क्वेश्चंस पूछ सकता है। आई वुड गिव यू वन डिस्क्लेमर हियर। अगर आप क्लैट के वेबसाइट पे देखेंगे कि एक्चुअली में जीके का पोर्शन है क्या, तो वो तो जनरली ये क्लेम करते हैं कि वो कुछ मतलब ऐसा नहीं पूछ रहे जीके, मतलब आप ये सोच रहे होंगे कि वो ऐसा आपको बिलीव कराते हैं कि कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड चीज नहीं आ सकता। बट अगेन आई वुड से कि दिस इज क्लैट, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। ये कुछ ना कुछ ऊपर नीचे कर देता है कभी कभी किसी क्वेश्चंस में या जीके में। आप कभी सोचो कभी कि एक समय क्लैट ने ये पूछा था कि आईफा अवार्ड कौन जीता है, सीरियसली, मतलब नोबेल प्राइज पूछ लेते, भारत रत्न पूछ लेते, नेशनल अवार्ड मूवी में किस कौन जीता है, आईफा अवार्ड कौन जीता है, ये पूछा था क्लैट ने। तो रेलेवेंसी ऑफ द क्वेश्चंस आप डिटरमाइन नहीं कर सकते हो कभी कभी कि क्या रेलेवेंट है और क्या इररेलेवेंट है, तो भाई करें क्या। पर हमें एक पर्टिकुलर चीज को पकड़ के चलना पड़ेगा, वो है कंटेम्पररी इश्यूज में आजकल चल क्या रहा है। हम सारे चीजें नहीं पढ़ सकते जीके के लिए कि छोटे से छोटा इवेंट से लेके बड़े से बड़ा इवेंट क्या हो रहा है। हमें बहुत ही स्पेसिफिक चीजों को रखना है ताकि अगर हमें उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो पांचों के पांचों सही होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम सेकंड स्टेप पे आएंगे जीके के, जिसमें हम उन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो छूट गए हैं या थोड़े कम रिलेवेंट हैं। तो जीके को आपको 2 पार्ट में ब्रेक करना है। फर्स्ट इज वेरी कंटेम्पररी, जो चल क्या रहा है, और सेकंड इज जो छोटे टॉपिक्स हैं जो आपको इन जनरल आने चाहिए, आप याद कर लो, हो सकता है वो क्लैट पूछ ले। तो पहले हम अगेन व्हाट माय रूटीन वाज, अगर मैं सुबह उठ के हिंदू पढ़ता था तो मैं नोट्स नहीं लेता था। आई वुड से ऑनेस्टली मैं नोट्स नहीं लेता था सारे न्यूज़पेपर का, बट मैं डेट लिखता था कॉपी के ऊपर, और उस दिन कंटेम्पररी इश्यूज में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हुई। पहला इंपॉर्टेंट चीज ये हो सकता है आज के न्यूज़पेपर या कल की न्यूज़पेपर का कि ट्रंप ने इतना टैरिफ लगाया, वो टॉपिक में लिख लूंगा।
सेकंड, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में ऑपोजिशन ने ये बोला, मोदी गवर्नमेंट ने ये उनका स्टेटमेंट रहा। सेकंड टॉपिक ये हो सकता है ऑपरेशन सिंदूर। थर्ड, वैसे ही करके आपको जो इंपॉर्टेंट लगे, जो एडिटोरियल स्पेस जिस चीज को दिया गया है, जिस पर्टिकुलर टॉपिक को दिया गया है, ओपेड और एडिटोरियल पेज, आप उसको ध्यान से देखें और देखें कि कौन सा पर्टिकुलर टॉपिक एक्सक्यूज मी, कौन सा पर्टिकुलर टॉपिक कंटेम्परेरी इश्यूज में इंपॉर्टेंट चल रहा है। सो दीज आर द इश्यूज। यस, पार्लियामेंट में भी ये डिस्कशन हो रहा है। ट्रंप ने 25% टैरिफ लगाया, तो इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट लॉट्स ऑफ ट्रेड एंड ऑल। तो ये सारे कंटेम्परेरी चीजें हैं जो आपको पता होने चाहिए। जो आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे और उसका एडिटोरियल और जब ओपेड सेक्शन पढ़ोगे तो आपको पता चलेगी कि ये सारी चीजें चल रही हैं। आपको बस इतना करना है, आप ऊपर में डेट लिखो और उस डेट के अकॉर्डिंग नीचे डालते जाओ कौन सा टॉपिक है। नोट्स नहीं लेना, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। मैं क्या करता था, उस टॉपिक को लिख लिया, सेकंड दूसरे ऑपरेशन सिंदूर लिख लिया, थर्ड बजट लिख लिया, ये सारी चीज लिख ली। नाउ व्हाट आई यूज्ड टू डू, इन सारे टॉपिक्स के बारे में मैं आर्टिकल्स पढ़ लेता था, सिंपल गूगल सर्च करके। स्क्रोल का पढ़ लिया, प्रिंट का पढ़ लिया, लीफलेट ने क्या ओपिनियन लिखा है, और भी बहुत सारे आर्टिकल्स आ जाते थे। तो यहाँ पे दो तरह की तैयारियां हो रही है। एक तो मैं आर्टिकल्स पढ़ रहा हूं तो फिर से मेरा रीडिंग एंड ऑल सही होते जा रहा है, कॉम्प्रिहेंशन सही हो रहा है, प्लस मेरे को मिल रही है इंफॉर्मेशन। तो अगर मेरे को कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है, मैं उसको लिखूंगा, मैं उसको मार्क करके रखूंगा, या मैं वर्ड डॉक्यूमेंट में कॉपी करके रख लेता था एक पेज में, दैट दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑपरेशन सिंदूर, या ऐसा करके हर टॉपिक का मैं ब्रेक करके वैसा कर देता था। तो दिस इज हाउ आई यूज्ड टू अप्रोच। नाउ सेकंड थिंग इज, सेकंड पार्ट ऑफ द जीके, कि ये सब भी पढ़ लेना चाहिए। जैसा मैंने कहा, कुछ अगर कुछ एक टॉपिक के अगल बगल के कुछ टॉपिक्स होते हैं, एक सर्कल के, assume there is a circle, उसके आउटर सर्कल पे कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको याद होने चाहिए, जो क्लैट कभी भी पूछ देता है। कमिंग टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट, अब हम यहाँ पे वो आउटर सर्कल के बाहर के कुछ कुछ पॉइंट हैं क्या। अब यहाँ पे हमने बार बार ये सुना कि पाकिस्तान जनरल ने ये कराया, वो डिनर कर रहे हैं ट्रम्प के साथ, ETC। तो पाकिस्तान जनरल्स के बारे में एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि कौन सा जनरल था जब जिस समय कारगिल हुआ था। क्लैट में आस्क दिस एंड यू ऑल नो दैट दिस वाज परवेज मुशर्रफ। तो आप जैसे पढ़ेंगे चीजों को, आर्टिकल्स ही पढ़ेंगे, तो उसमें भी ये चीजें डिस्क्राइब होगी। तो कुछ आर्टिकल्स ऐसे होंगे जो बता रहे होंगे कि वहां के जो जनरल्स हैं उनका कंसिस्टेंटली ही ये हरकत रहा है इंडिया के रिस्पेक्ट में, तो वो परवेज मुशर्रफ का भी जिक्र करेंगे। तो आपको वहां से भी कुछ कुछ फैक्ट्स मिल जाएंगे। तो ये है आउटर सर्कल के कुछ टॉपिक्स। वैसे अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं जीके का फुल फ्लेजेड 1 आवर या हाफ एन आवर का एक क्लास ले सकता हूं, जिसमें मैं बताऊंगा कि कैसे मैंने पेपर को कैसे ब्रेक डाउन करके और क्या करना है। बिकॉज द टॉपिक इज प्राइमरली अबाउट क्लैट, तो मैं बस सारे सेक्शंस को इंट्रोड्यूस करना इस टॉपिक का पार्ट था। अगर सेक्शन वाइज अगर वीडियो चाहिए तो आई कैन डू दैट, जस्ट पुट इट डाउन इन कमेंट सेक्शन। कमिंग टू द मैथ एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, भैया मैंने लास्ट मैथ 10th में बनाया था, 2 साल से तो मैथ बनाया नहीं है, तो क्या करें, मैं ये सेक्शन ही छोड़ देता हूँ। बढ़िया है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को फेस करने के बजाय मैं उसे इग्नोर करना पसंद करूंगा। दिस इज व्हाट मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स आर डूइंग राइट नाउ। अगर आपसे परसेंटेज का क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन नहीं बन रहा है, देन देयर इज नथिंग रॉन्ग, और आपको क्लैट नहीं डरा रहा, आप खुद डर रहे हो, एंड देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ यू, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। क्लैट आपसे सिंपल मैथ पूछ रहा है, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज के कांसेप्ट्स पूछ रहा है। मैं किसी ऐसे बच्चे को नहीं आना कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक का 100 क्वेश्चन बना ले और वो उसका टॉपिक अभी तक वीक है। सीरियसली गाइस, यू आर लिटरली स्केयर्ड ऑफ दीज टॉपिक्स। आप एक भी कोई वीडियो देख लोगे, आपके कांसेप्ट्स क्लैरिटी हो जाएंगे, क्लैरिटी में कांसेप्ट सारी क्लैरिटी आ जाएगी, और आप
25 क्वेश्चन 35 40 50 क्वेश्चंस बना लो एक परसेंटेज का, आई विल बेट यू दैट कि आप सबसे पहले 5 में 5 स्कोर किसी में करोगे तो वो क्लैट में करोगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में करोगे। आई एम इन एनएलयू, आई एम इन एनएलयू बिकॉज ऑफ मैथ, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। मेरे समय में 15 क्वेश्चंस आते थे, मैंने 12 अटेम्प्ट किए, 12 के 12 सही, 12 का 12 सही हुआ। दैट गेव मी लाइक लिटरली अ गुड एडवांटेज ओवर अदर स्टूडेंट्स, जिसके वजह से मैं एक सीट सिक्योर कर पाया। तो अगर आप सोच रहे हो कि आप सबसे इजी पार्ट ऑफ द पेपर को छोड़ के बाकी सब चीज करते हैं, भाई बाकी के पेपर देखते हैं, 100 क्वेश्चन 110 क्वेश्चन देखते हैं, ये इसको लास्ट में कर लेंगे। मैथ्स को लास्ट में करने का क्यों, जो सबसे इजी चीज है उसको हम सबसे लास्ट में क्यों धकेल रहे हैं? हम किसी दिन बैठ के परसेंटेज के, प्रॉफिट लॉस के सारे कंसेप्ट्स की क्लैरिटी क्यों नहीं ले लेते और हम आदर्श अग्रवाल खोल के या फिर किसी भी 10 स्टैंडर्ड्स के अगल बगल के बच्चे का 6 7 8 स्टैंडर्ड के बच्चे का बुक मांग के कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस ऑफ परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस क्यों नहीं प्रैक्टिस कर लेते? सो जब तक आप एक्सक्यूज बनाइएगा मैथ को लेके, तब तक आपको मैथ्स के लिए डर लगेगा। मैथ्स और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इस एग्जाम में आपका बहुत बढ़िया एलआई हो सकता है और बहुत अच्छा सेक्शन हो सकता है जो आपकी एनएलयू की सीट खा जाए। सो गाइस, आई वुड से मैथ्स करो, दिस इज गोइंग टू गिव एडवांटेज। और मेरे बैच में जितने भी लोग हैं, मैं जब क्लास निकाल के हम लोग जब सब मिले एंड वी वेंट इनटू फर्स्ट ईयर एंड ऑल, एवरीवन सेड दे एटलीस्ट अटेम्प्टेड 5 से 7 8 to 9 क्वेश्चंस आउट ऑफ 15 इन देयर क्लैट एग्जाम। सबने, डोंट कोट मी सब में, बट 90% of the people have attempted maths. So जनता में जो क्राउड है एनएलयू की, उसमें से 80-90% लोगों ने मैथ्स अटेम्प्ट किया। Then this says a lot about maths and quantitative aptitude and the seriousness which it holds in terms of CLAT 2026. मैं इतना बता सकता हूं कि अगर क्लैट के शुरुआत से लेके आज तक का भी अगर कोई मैथ्स के पेपर क्वेश्चंस को 10 बार बना लेता है तो भी उसकी कांसेप्ट क्लैरिटी ज्यादा होगी कंपेयर टू पर्सन जो मैथ्स को एकदम इग्नोर करके चलता है, और उसके चांसेस ज्यादा हैं कि वो 5 नंबर ले इस पर्टिकुलर सेक्शन में। सो गाइस, देयर आर वेरी लिमिटेड टॉपिक्स, उसको पढ़ के आप यहां ला सकते हो। बाकी सेक्शंस में बहुत अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, यही एक सेक्शन है जिसमें थोड़ी सी स्टेबिलिटी है। आप जीके कितना भी पढ़ लो, आपको नहीं पता एट द एंड ऑफ द डे कि वो क्या पूछ सकते हैं। पर हमने क्लैट को देखा है कि वो एक फिक्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस और पैटर्न्स पूछते आ रहा है, हम उसे क्यों भाग रहे हैं? और वो सबसे आसान चीज है इस पर्टिकुलर पेपर का। तो आई वुड से डील विथ इट गाइस, प्लीज। What did we learn today? What we learned today is basically CLAT एक स्किल बेस्ड एग्जाम है। अगर आप उस पर्टिकुलर स्किल को एक्वायर नहीं कर पा रहे हो तो कहीं ना कहीं कुछ माइनर मिस्टेक्स हो रही हैं, आप उसको एनालाइज करें, डरे नहीं। अगर किसी दिन मॉक में 40 नंबर आता है, 50 नंबर आता है, तो वो एक फियर क्रिएट करता है बच्चों में। उन्हें ये लगता है कि मैंने तो भाई 80 कंसिस्टेंटली स्कोर किया, आज मैं जाके 40 स्कोर कर दिया हूं, तो अब क्या होगा, क्या मैं एग्जाम में भी 40 स्कोर करूंगा? इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा रहेगी। ये भी तो हो सकता है कि एग्जाम के लास्ट मॉक, एग्जाम के सबसे लास्ट वाला मॉक में भी आपने बहुत लो स्कोर किया, पर आपने थ्रू आउट द मॉक्स में अच्छा स्कोर किया, तो क्या इसका मतलब यह है कि आपका क्लैट खराब जाएगा? द आंसर इज नो, एंड टू बी ऑनेस्ट नोबडी नोज दैट। आप ट्रैवल करके किसी एक पर्टिकुलर एग्जामिनेशन सेंटर में बैठते हो जहां पे आपने कभी नहीं बैठा, आपके वहां पे एनवायरनमेंट एकदम अलग रहता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एस्पिरेंट डरे हुए होते हैं कि क्या होगा उनके साथ, क्या पूछेगा, इतना सीरियसनेस रहता है, प्रेशर रहता है, कभी कभी इवन एसी नहीं चल रहा होता, बहुत गर्मी में आप बैठे हुए हो, आपके ओएमआर सीट पे पसीने गिर रहे हैं, आप फोर्थ फ्लोर, मेरा एग्जामिनेशन सेंटर वाज ऑन 4th floor। Can you imagine that I am literally climbing like 4 floors to just to get into my class?
तो ये सारे बहुत फैक्टर्स हैं। तो आपको बेसिकली इस बात की तैयारी करनी है, और अगर आप मॉक भी दे रहे हो तो आपको ऐसा तैयारी करना है कि आप एग्जाम दे रहे हो, ठीक है। कभी आप पंखा बंद करके भी मॉक दे सकते हो, सो दैट यू नेवर नो, दिस मे साउंड्स क्रेजी बट यू मे नेवर नो कि आपके साथ क्या हो सकता है एग्जामिनेशन सेंटर में। ऑलवेज इमेजिन द वर्स्ट, imagine that you are not getting 2 hours, imagine that you are getting 1 hour 40 minutes। इतना प्रेशर अपने आप पे डालो कि वहां का प्रेशर कुछ प्रेशर लगे ही नहीं। इतना अपने आप को ढाल लो कि उस एनवायरनमेंट में कि वहां का जो एनवायरनमेंट है यू कि लगना चाहिए कि मैं तो ये इजीली पास कर जाऊंगा। सो दैट इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर। स्किल बेस्ड एग्जाम है, लास्ट टाइम मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर किसी को लगता है कि कोई चीज पढ़ के, कोई फॉर्मूला रट के, कोई पर्टिकुलर मैं कोचिंग में ले लेता हूं, इस पर्टिकुलर मॉक में एनरोल कर लेता हूं, इस पर्टिकुलर क्रैश कोर्स में एनरोल कर देता हूं तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो मैं ये सीधा बता देता हूं कि ऐसा नहीं होने वाला। आपका सिलेक्शन आपके हाथ में है। आप जितनी रीडिंग करते हैं, आप जितना कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स अपने आप में बढ़ाते हैं, आप जितना मैथ्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी लाते हैं, आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। डेफिनेटली नहीं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस कंपेयर टू दोस्त जनता ज्यादा है जो सिर्फ उनको लगता है कि कुछ एक पर्टिकुलर चीज करने से ही मेरा क्लैट हो जाएगा। तो गाइस, बहुत ही ज्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक किया है क्लैट को। इसलिए किया है क्योंकि हर जगह एक मिथ है कि क्लैट ये है, आप होर्डिंग्स देखते हो, वो ईयर 1, ये वो बहुत सारी चीजें हैं हमारे अराउंड। हम अगर क्लैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम अगर इंस्टाग्राम भी खोलते हैं तो उसी तरह के रील आते हैं क्लैट से रिलेटेड, एडवोकेसी से रिलेटेड, तो वो धीरे धीरे करके प्रेशर आप पे बिल्डअप होता है। तो सीधा बात यही है कि आप कूल हेडेड रहें, उस प्रेशर को अपने आप पे ना आने दें और सिंपली अपने स्किल्स को सुधारने की कोशिश करें। एंड यू जस्ट नीड पेन, पेपर, न्यूज़पेपर, सर्टेन सोर्सेज जहां से आप बस पढ़ पाओ। दैट्स इट, नथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड टू क्रैक क्लैट। आई एम टेलिंग दिस। और रेगुलर टाइम पे अपनी गलतियों को एनालाइज करो, मॉक्स दो। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी, वीडियो अच्छा लगा, यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। कुछ अगर recommendations है that how we should present and all, we can also try to improve from next time. Thank you guys for your time, and if you want further series of हर sections को कैसे analyze करना है, क्या questions practice करने हैं, I can come and bring some one shot video की हम 2 घंटा साथ में बैठ के कभी maths के question करते हैं, तो we can do certain kind of things, but it all depends on how good your response was, being very honest. So give your love in comment section if you think that we delivered a good content, and please also give us review on certain things if that needed to be improved. Thank you so much guys, all the best from our side, from our team, and keep one thing in mind, डरो मत, शांति से पढ़ो, क्लैट निकलेगा। All the best.